प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7th की हिंदी का 5वां पाठ राजू का सपना। चलिए हम सब मिलकर देखते हैं कि राजू का सपना आखिर है क्या। 12 वर्षीय राजू अपने परिवार के साथ कुछ ही दिन पहले दिल्ली शहर के अपने नए मकान में आया था। वह पहले एक छोटे से शहर में रहता था। वह शहर पर्वतीय प्रदेश में था। वहाँ निर्मल जल की धारा बहती थी। सड़कों और मकानों के आसपास चिनार के घने वृक्ष थे। इधर उधर खुले सुंदर पुष्पों से हर समय सुगंध आती रहती थी। जब कभी बादल नीचे उतर आते तो कोहरा छा जाने से ऐसा प्रतीत होता कि परियों के देश में आ गए हो। ऐसे वातावरण में 12 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात दिल्ली शहर में आकर रहना राजू को न भाया। प्यारे बच्चों, इस पाठ का मुख्य पात्र राजू है, जो पहले पर्वतीय प्रदेश में रहता था। बच्चों, आप कभी किसी पर्वतीय प्रदेश में गए हैं? पर्वतीय प्रदेश को इंग्लिश में हिल स्टेशन कहते हैं। अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, हवा बहुत ही सुंदर बहता है। राजू भी वैसे ही प्रदेश में पहले रहता था। उसके प्रदेश में क्या होती थी? निर्मल मतलब शुद्ध, साफ जल की धाराएं बहती थी। मतलब वहाँ की नदियाँ कैसी थी? पूरी साफ थी। और सड़कों और मकानों के चारों तरफ क्या थे? चिनार के बड़े बड़े वृक्ष थे, जिससे ताज़ी ताज़ी हवा आती रहती थी। और वहाँ पे इतने सारे फूल थे कि जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती थी। और जब कभी बादल छा जाते और कोहरा छा जाता था तो क्या ऐसा लगता था कि सब लोग कहाँ आ गए हैं? परियों के देश में। बच्चों, आप लोग टीवी सीरियल या कॉमिक्स में कभी भी परी देखे होंगे तो जो परियों का देश दिखाता है वो दिखाता है कि उसमें चारों तरफ कोहरा है। उसी तरह राजू का भी जो प्रदेश था, जब वहाँ कोहरा छा जाता था तो ऐसा लगता था कि वह कैसा प्रदेश है? परियों का प्रदेश है। लेकिन किसी कारणवश उसे क्या करना पड़ा? दिल्ली आना पड़ा। और दिल्ली में आके रहने से राजू का मन क्या होता था? बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा महानगर है और यहाँ का माहौल उसके पर्वतीय प्रदेश से बहुत ही अलग था, जिसके कारण राजू का मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब आगे। दिल्ली की सड़कों के किनारे लगे हुए गिने चुने वृक्ष राजू को अपनी करुणा गाथा कहते। उद्यानों में इधर उधर थोड़ी सी बची हुई घास भी जैसे राजू से दया की याचना करती। फूलों की जगह राजू को दिल्ली में कूड़े के ढेर नजर आते थे। बच्चों, पर्वतीय प्रदेश में जहाँ चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष थे, वहीं दिल्ली में राजू को कैसा बहुत ही कम वृक्ष देखने को मिल रहा था। राजू को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारे रो रहे हों। और बगानों बगीचों वहाँ भी घास की भी संख्या क्या थी? बहुत ही कम थी। तो राजू को ऐसा लगता था कि जैसे वे रो रो के उनसे याचना कर रहे हैं कि मेरी संख्या में किसी तरह तुम वृद्धि करो। यहाँ तक कि यहाँ पे फूल भी उसको नहीं दिखते थे, बल्कि फूल की जगह उसे जगह जगह क्या दिखते थे? कूड़े के ढेर नज़र आते थे। ऐसे माहौल में राजू का मन कैसे लगता? इतना सब राजू को सहना पड़ता, परंतु इसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा ना था। उसके पिता का ऊनी वस्त्रों का व्यापार था। काम अधिक होने से तथा मुनीम के वृद्ध हो जाने से राजू के पिता को सब परिवार दिल्ली आना पड़ा। राजू का मन भले ही दिल्ली में ना लगे, पर फिर भी उसको दिल्ली में रहना ही पड़ रहा था, क्योंकि उसके पिताजी अपना सारा कारोबार लेकर दिल्ली आ चुके थे। उन्होंने एक बड़ा सा मकान जिसमें एक छोटा सा बागीचा था ले लिया। लेकिन घर से बाहर जाते ही सड़क पर अस्वच्छता, शोर, जगह जगह भीड़ थी। बाहर हरियाली ना होने के कारण राजू उदास हो जाता। बच्चों, जिस जगह से राजू आया था वहाँ की जगह से दिल्ली बहुत ही अलग थी। यहाँ चारों तरफ क्या था? शोर था, जगह जगह भीड़ थी, कहीं भी सफाई नहीं था। यह सब देख के राजू को क्या हो जाता था? राजू अंदर ही अंदर उदास हो जाया करता था। राजू एक सहनशील बालक था। उसने समय और स्थिति के अनुसार रहना सीख लिया। शीघ्र ही उसका दाखिला एक अच्छे विद्यालय में हो गया। वह मन लगाकर पढ़ता। पढ़ाई के अतिरिक्त वह बगीचे में रोज थोड़ी देर घूमता। कभी वहाँ किसी पौधे को पानी डालता और कभी सूखे पत्ते साफ कर देता। बच्चों, राजू एक ऐसा था, बहुत ही सहनशील बालक था। उसे पता था कि कोई फ़ायदा नहीं है रोने धोने से, क्योंकि उसको तो वहीं रहना है। इसलिए वह उसी स्थिति में धीरे धीरे रहने लगा और उसका जो दाखिला है, उसका एडमिशन क्या हो गया? एक अच्छे से स्कूल में हो गया। धीरे धीरे वह मन लगा के पढ़ने लगा। पर वह थोड़ा देर अपने बागीचा में ज़रूर घूमता था और बागवानी करता था। बच्चों, बागवानी का मतलब होता है पौधे को पानी डालना, पौधे के आसपास की ज़मीन को साफ करना। ये सारे काम राजू किया करता था। एक दिन विद्यालय में अध्यापिका ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, तुम्हें कौन सी चीज़ प्रिय है? विद्यार्थियों ने यथाबुद्धि उत्तर देना शुरू किया।
कोई कहता खिलौने, तो कोई आइसक्रीम, तो कोई कहता चॉकलेट, तो किसी को प्रिय था घूमना फिरना। राजू से पूछने पर उसने कहा, मुझे बाग, बागीचे, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं। उसमें खेलते हुए पक्षी और गाती हुई कोयल मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा सुनते ही न जाने क्यों कुछ विद्यार्थी हंसने लगे, परंतु राजू का उत्तर सुन उसकी अध्यापिका बहुत प्रसन्न हुई। बच्चों, क्या हुआ, एक दिन जब स्कूल गया था राजू, तो उसके जो टीचर थे वो क्या पूछे कि तुमको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो सभी विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से उत्तर देने लगे। कोई कहता खिलौने पसंद है, कोई कहता मुझे आइसक्रीम पसंद है, कोई कहता मुझे चॉकलेट, तो कोई कहता कि मुझे घूमना फिरना पसंद है। पर राजू ने जो उत्तर दिया उसे सुन के उसकी अध्यापिका बहुत प्रसन्न हुई। चलिए उसका उत्तर सुनते हैं। राजू ने कहा, मुझे बाग बगीचे, पेड़ पौधे, फूल अच्छे लगते हैं। उसमें खेलते हुए पक्षी और गाती हुई कोयल मुझे बहुत प्रिय है। बच्चों, चूँकि वह पर्वतीय प्रदेश से आया था, इसलिए उसे प्रकृति से एक अलग ही तरह का लगाव था। वह उसमें रहना चाहता था, उसमें खेलना चाहता था, उन चीज़ों को अपनाना चाहता था। इसे सुनकर उसकी टीचर बहुत खुश हुई, क्योंकि वह जानती थी कि प्रकृति कितनी ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए। परंतु जो बालक दिल्ली में बचपन से रहे थे, शहरी माहौल में पले बड़े थे, उन्हें भरा प्राकृतिक चीज़ों से क्या वास्ता, इसलिए वे राजू पे हंस रहे थे। रात को सोने से पहले भी वह अपने सहपाठियों के हंसने के विषय में सोचता रहा। थका होने के कारण उसे शीघ्र नींद आ गई। वह सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसके नए घर के पीछे एक पेड़ है। वह उससे कह रहा है, राजू, तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तर से मुझे भिन्न स्वभाव, निर्मल हृदय और वनस्पति की जगत के प्रति सद्भाव का पता चलता है। तुमसे पहले इस घर में बहुत बुरे लोग रहते थे। मैं उन्हें छाया देता, शीतल हवा का बेग रोककर उन्हें आराम पहुंचाता था तथा बसंत ऋतु में फूल और फल देता। बच्चे मुझ पर चढ़कर खेलते, पक्षी मुझ में घोंसले बनाकर और अपने मधुर गीत गाकर घर में रहने वाले लोगों को सुख देते। इन सब पर भी वे लोग मुझसे दुर्व्यवहार करते, मेरी शाखा काट देते और जला देते। बच्चों, उस दिन राजू पूरा दिन यही सोचता रहा कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या मेरे क्लासमेट हैं मुझ पे क्यों हंस रहे थे। आखिर मेरा ऐसा जवाब क्या था कि वे लोग मुझ पे हंस रहे थे। राजू ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वे लोग शहर में पले बड़े हैं, तो वे क्या जाने कि प्रकृति प्रदेश में रहना क्या होता है, उसकी खुशी क्या होती है। इस कारण वे लोग उस पर हंस रहे थे। राजू को थका होने के कारण जल्दी ही नींद आ गई और उसने सपने में क्या देखा, उसने देखा कि उसके घर के पीछे क्या है, बहुत बड़ा सा वृक्ष है। वृक्ष ने कहा कि राजू, तुम बहुत अच्छे हो। सुबह जो तुमने उत्तर दिया उससे मैं बहुत खुश हूँ। इससे मुझे ऐसा लगा कि तुम इन लोगों से बहुत अलग हो। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है और तुम पेड़ पौधों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन तुमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे वो बहुत बुरे थे। मैं उन्हें छाया देता था, ठंडी हवा को रोकता था, उन्हें आराम पहुँचाता था, उन्हें समय पे फल फूल देता था। उनके बच्चे मुझ पे चढ़ के खेलते थे, मेरे ऊपर कोयल घोंसला बनाती थी, उसे मधुर गीत गा के सुनाती थी। फिर भी वे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करते थे और मेरे स्टेम मतलब शाखा को वे लोग काट देते थे और उसे जला देते थे। फूलों को पैरों तले रौंद देते, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता। अंत में इस मकान से जाने से पहले वे मेरे पूरे तने को काट के लकहारे को बेच गए। अब केवल तुम ही मेरे प्राण बचा सकते हो। यदि तुम रोज मेरे कटे हुए तने को चारों ओर से पानी से सींचोगे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। मेरी यह तुमसे प्रार्थना है। बच्चों, सपने में ये सब बातें पे राजू से कह रहा है और क्या कह रहा है कि जो पहले लोग रहते थे वो इतने बुरे थे कि पेड़ के जो फूल होते थे उसको वो लोग क्या करते थे, पैरों से कुचल देते थे, जिसको देख के पेड़ को बहुत दुख पहुंचता था। इतना ही नहीं, जाते जाते वे लोग क्या किए, पेड़ के जितने भी तने थे वो सबको काट कर लकहारे को बेच आए। अब उसके प्राण कौन बचा सकता है? सिर्फ राजू ही बचा सकता है। वो भी किस प्रकार? अगर राजू रोज उसके जो कटे हुए स्टेम है उसको रोज पानी दे तो वो धीरे धीरे फिर से हरा भरा हो जाएगा, जिससे उसकी प्राण बच जाएगी। यही प्रार्थना पे राजू से कर रहा है उसके सपने में। प्रातःकाल उठकर राजू अपने घर के पीछे गया। यह क्या, घर के पीछे थोड़ी दूर पर ही एक कटे हुए पेड़ का तना था। यह देखते ही राजू के कान में सपने वाले पेड़ की आवाज़ गूंज उठी। उसे पेड़ की प्रार्थना याद आ गई। राजू भागा भागा पानी का पाइप उठा लाया और नल खोलकर पानी से पेड़ के तने की सिंचाई की। यही नहीं, राजू ने अपने मालिक काका से कहकर तने के चारों ओर कुछ खाद भी डलवा दी।
दूसरे दिन जब राजू सुबह सुबह उठता है तो वो अपने घर के पीछे जाता है तो उसे क्या दिखता है? उसे वही पेड़ दिखता है जो सपने में उसे प्रार्थना कर रहा था कि राजू तुम मेरी प्राण बचाओ और मेरे तने की सिंचाई करो। राजू को यह देख के बड़ा आश्चर्य होता है। वो दौड़ा दौड़ा पानी लाने जाता है और पानी से क्या करता है? उसके तने की सिंचाई करता है। इतना नहीं वो अपने माली से कह के उसके तने के चारों ओर खाद भी डाला देता है। बच्चों, खाद डालने से पेड़ की वृद्धि बहुत जल्दी होती है। कुछ दिन व्यतीत होने पर पेड़ के तने में से सचमुच एक हरी भरी डाल निकल आई। देखते ही देखते वह तना एक घना वृक्ष बन गया। बसंत ऋतु आई, बाग में बहार आ गई। राजू का जन्मदिन आने वाला था। अब वह 13 वर्ष का होने वाला था। जन्मदिन वाली सुबह राजू पेड़ में पानी डालने गया। यह क्या, वहाँ सुंदर पीले फूल लटक रहे थे। राजू खुशी से झूम उठा। उसने देखा कि पेड़ पर कई पक्षी भी बैठे हैं। उनमें से कुछ चिड़ियाँ चहचहा रही है, मानो राजू को जन्मदिन की बधाई दे रही हो। राजू को अपने सुंदर कार्य का फल उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में मिल गया था। बच्चों, राजू रोज उस पेड़ में पानी डालता, जिससे कि बहुत ही जल्दी वह पेड़ पहले की तरह हरा भरा और घना वृक्ष बन गया। फिर बसंत ऋतु आया। बच्चों, बसंत ऋतु में क्या आ जाता है? चारों तरफ बहार आ जाता है। इसी बीच क्या हुआ, उसका जन्मदिन भी आने वाला था और राजू कितने साल का होने वाला था? पूरे 13 वर्ष का। जन्मदिन वाले दिन सुबह राजू उस पेड़ में पानी डालने गया तो क्या देख रहा है कि उस पेड़ में बहुत से पीले पीले फूल खिल उठे हैं और उस पेड़ में जगह जगह चिड़ियाँ भी बैठी हुई है। वे चहचहा रही है, मतलब वे आवाज़ें निकाल रही हैं। ऐसा लग रहा था राजू को मानो वो जन्मदिन की बधाई दे रही हो। बच्चों, राजू को इस तरह उनके जन्मदिन का जो तोहफा था वो मिल चुका था। तो बच्चों, आपको राजू का सपना कैसा लगा? अगर राजू के सपने में वह वृक्ष आकर उससे मदद न मांगता तो शायद वो कभी हरा भरा नहीं होता और राजू उसकी कभी भी मदद नहीं कर पाता। बच्चों, हमें भी अपने घर के चारों तरफ वृक्ष लगाने चाहिए और उसकी देखरेख और सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे घर के चारों तरफ वृक्ष नहीं रहेंगे तो यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैल जाएगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगानी चाहिए। बच्चों, इस प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी के लेखिका हैं श्रीमती कमलेश। अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका पसंद आता है, मेरी कही कहानी आपको अच्छी लगती है और समझ में आती है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।